बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने लगे सीरीज रेजोनेंस सर्किट, या फिर हम इसे बोल देते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट। तो देखते हैं ये सर्किट क्या है। ये ऐसा सर्किट है जिसमें हम एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर को सीरीज में एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच कर देते हैं। तो इस सर्किट को नाम देते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट या फिर आरएलसी सीरीज सर्किट। जो कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक रेजिस्टर लगाया और एक इंडक्टर लगाया और एक कैपेसिटर, इसको हमने सीरीज में एक अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ अटैच कर दिया। तो ये सर्किट कहलाता है आरएलसी सीरीज सर्किट। तो जैसे ही हमने इसके साथ अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दिया, तो हम जानते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है कि जब हम अकेले अकेले कंपोनेंट को इसी के साथ जोड़ते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है। तो जैसा कि हमने रजिस्टर अटैच किया था, तो हमने देखा था कि रजिस्टर में करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज होते थे, इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होता था। लेकिन जब हमने कैपेसिटर लगाया, तो कैपेसिटर में हम देखते थे कि करंट जो है वो लीड करता था वोल्टेज को थ्रू 90 डिग्री, और जब एसी को हम अटैच करते थे इंडक्टर के साथ, तो वोल्टेज लीड करता था और करंट लैग करता था 90 डिग्री से। तो ये तीनों के साथ अलग अलग बिहेवियर हमने पढ़ रखे हैं, अलग अलग। तो आज हमने इन तीनों को चूंकि एक साथ जोड़ दिया है, तो अगर हम इन तीनों की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो कैसे होगी। तो चूंकि हम जानते हैं कि जब भी चीजें सीरीज में लगी हुई हो तो सब में करंट एक जितना ही फ्लो होता है। तो हमने इसके अंदर आई करंट कहा कि इस पूरे सर्किट में आई रूट मीन स्क्वायर करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। तो पूरे सर्किट में करंट एक ही जैसा था, इसलिए हमने ये करंट की बेस लाइन बना दी यहां से लेके यहां तक कि सब में करंट एक जितना है। अब देखते हैं वोल्टेज किधर किधर होगा, क्या इससे कहीं से लीड करेगा या फिर लैग करेगा। तो अगर हम बात करें इस रजिस्टर की, तो रजिस्टर में करंट और वोल्टेज आपस में इन फेज है। अगर इन फेज है तो इसकी वेक्टर डायग्राम क्या बनेगी, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में ही वोल्टेज बन जाएगा। जैसा कि हम ये देख सकते हैं कि ये मैंने वोल्टेज की डायग्राम बना दी कि ये यहां से लेकर यहां तक है वोल्टेज थ्रू रजिस्टर। और अगर हम बात करें वोल्टेज थ्रू इंडक्टर की, तो इंडक्टर में हम जानते थे कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है 90 डिग्री से। तो ये करंट रहा और ये बन गया इस इंडक्टर का वोल्टेज, जो कि इससे 90 डिग्री फेज आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। और लास्ट वन बात आ गई कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज लैग करता था, करंट लीड करता था, तो इसका वोल्टेज यूं बनेगा नीचे को। तो इसकी वेक्टर डायग्राम बनाना चाहें तो ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होगी, जिसमें वोल्टेज जो है थ्रू कैपेसिटर करंट से लैग कर रहा है 90 डिग्री से। ले जी, ये आ गई इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस आरएलसी सीरीज सर्किट की। अगर हम इस सर्किट की रेजिस्टेंस की बात करें, तो इसकी रेजिस्टेंस की डायग्राम भी कुछ यूं ही बनेगी। हमने पहले भी पढ़ा था कि जिस डायरेक्शन में किसी कंपोनेंट का वोल्टेज होगा, उसी डायरेक्शन में उस कंपोनेंट की रेजिस्टेंस ड्रा की जाएगी। तो इस डायरेक्शन में रेजिस्टर का वोल्टेज था, तो इसी डायरेक्शन में रेजिस्टर की रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। इधर इंडक्टर का वोल्टेज, तो इधर इंडक्टर की रिएक्टेंस। इधर कैपेसिटर का वोल्टेज, तो इधर ही कैपेसिटर की रिएक्टेंस। तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज, उसी डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे उसी सर्किट की। जी, तो अगर हम इस रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि इसकी वैल्यू होती क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कितनी होती है। एज वी नो, इंडक्टिव रिएक्टेंस को एक्सएल से डिनोट करते हैं और वो बराबर होती है ओमेगा एल के। ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो दैट इज 2 पाई एफ इंटू एल। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर हम बात करें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। और अगर ये ओमेगा की वैल्यू पुट करें 2 पाई एफ सी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये जो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स अटैच किया है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो, या सबसे पहले देख लेते हैं लो फ्रीक्वेंसी हो, लो फ्रीक्वेंसी हो तो इन दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी।
यहीं से हमने देखा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी इस अल्टरनेटिंग सोर्स की तो ये एक्सएल भी बहुत कम होगी, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत कम हो जाएगी, ये बहुत थोड़ी हो जाएगी, ये वेक्टर बहुत थोड़ा हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो अगर बहुत थोड़ी फ्रीक्वेंसी हो। लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती चली जाएगी। तो इसका मतलब है ये वाली रेजिस्टेंस उस टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी होगी, सिर्फ यही बच चुकी होगी कैपेसिटर की रिएक्टेंस। ये बहुत बड़ी होगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और ये बहुत छोटी हो जाएगी, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, यानी कि हम कह देंगे ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो फिर यही डायग्राम बन जाएगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बिल्कुल ऐसा ही सर्किट बन रहा है जैसे एक आरसी सर्किट हो, आरसी सीरीज सर्किट जो हमने पहले पढ़ा था। ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे इंडक्टर लगा ही नहीं है। सो एट लो फ्रीक्वेंसी वी कैन से कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट्स, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस से, हेंस द सर्किट विल बी आरसी। तो सर्किट बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे एक आरसी सर्किट था। और अगर हम इसकी वेक्टर डायग्राम देखना चाहें तो ये हमने बना भी ली कि ये रेजिस्टेंस थी और ये थी कैपेसिटर की रेजिस्टेंस, तो ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गई, इसलिए हमने ये ऊपर को वेक्टर नहीं बनाया। और ये इन दोनों को कंबाइन किया, ये हमने उठा के यहाँ पे लगाई, तो ये दोनों की बन गई इम्पीडेंस यहाँ से लेके यहाँ तक। और अगर इस अल्टरनेटिंग सोर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से हम ये देख सकते हैं कि ये वाली रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी एक्सएल, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से ये कम हो जाएगी क्योंकि एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो वी कैन से द एट हाई फ्रीक्वेंसी इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मच ग्रेटर देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कि ये वाली बहुत कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, यानी कि इसे हम मिटा ही दें यहाँ से तो सिर्फ यही बच जाएगी। ये बच जाएगी तो ये प्योर ऐसे ही लगेगा जैसे एक आर एल सीरीज सर्किट है। तो अगर हम इसकी वेक्टर डायग्राम देखना चाहें तो सिर्फ यही होगी, ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस बच गई और ये बन गई इंडक्टर की रेजिस्टेंस, इन दोनों को हमने जमा किया तो ये दोनों की बन गई इम्पीडेंस ये वाली। तो ऐसा ही फील हो रहा है जैसे ये बिल्कुल एक आर एल सीरीज सर्किट है। अच्छा जी, कुछ फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी इन बिटवीन हाई एंड लो फ्रीक्वेंसी जब ये दोनों रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रही होंगी, ये भी होगी ये भी होगी, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये आपस में इक्वल हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अ फ्रीक्वेंसी एट विच इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम्स इक्वल टू ईच अदर इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सो इसके लिए कंडीशन क्या है कि XL इज इक्वल टू XC। इसकी वैल्यू पुट करें तो इसकी XL की वैल्यू होती है ओमेगा एल, ओमेगा के साथ हमने लोअर पावर में R लगाया, क्यों? क्योंकि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस कंडीशन पे है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे है, इसलिए ये साथ में R लगा। सो 1 ओवर ओमेगा R, ओमेगा इधर चला गया तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर, और ये L इधर आ गया तो ये 1 ओवर एल सी। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो क्या बन गया? इधर स्क्वायर का स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये बच गया 1 ओवर अंडर रूट एल सी। अगर हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करें वो बराबर होती है 2 पाई एफ के। सो 2 पाई एफ, और एफ के साथ भी हमने लोअर पावर में आर लगाया क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एल सी। सो अगर हमने सिर्फ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो 2 पाई इधर जाके डिवाइड हो गया। दैट इज द फार्मूला फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सीरीज सर्किट या फिर सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो ये वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो अब हम इस सर्किट की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो इस कुछ प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन सी है? सबसे पहली तो ये है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज दिस वन, 1 ओवर अंडर रूट
1/2 पाई अंडर रूट LC। जी सेकंड, एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम। इम्पीडेंस किसे कहते थे? कंबाइंड रेजिस्टेंस को, कि सारे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस कहते थे। तो ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम, ये कम से कम होगी। इसका क्या मतलब है? ये डायग्राम थी हमारी रेजिस्टेंस की, इम्पीडेंस डायग्राम। तो देखिए, हमने रेजोनेंस कहा कि जिस पे ये और ये यानी कि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल हो जाए, उसी फ्रीक्वेंसी को हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहा था। तो ये वेक्टर इस तरफ को उतना है, ये फिर उतना ही इस तरफ को है, तो ये तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इट मींस ये वाला, ये क्या हो रहा है, ये दोनों खत्म हो गई, तो सिर्फ हमारे पास यही रेजिस्टेंस बच रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, सिर्फ एक यही रेजिस्टेंस बच गई, ये भी खत्म हो गई और ये भी खत्म हो गई, सिर्फ एक यही रेजिस्टेंस बच चुकी है। सो दो तो खत्म होगी, सिर्फ एक ही बच चुकी है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इस सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम है, इंपीडेंस मिनिमम है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। नेक्स्ट, एज रेजोनेंस द सर्किट इज ओनली रेजिस्टिव। रेजोनेंस कंडीशन पे जब ये दोनों बराबर होंगी तब सर्किट सिर्फ कैसा होगा? रेजिस्टिव। देखिए, ये जितना ये उतनी ही रेजिस्टेंस ये, तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गई, इनका तो अमल दखल ही खत्म हो गया, सिर्फ यही बच चुकी है। तो सिर्फ यही एक ही रेजिस्टेंस है, इसमें करंट और वोल्टेज दोनों आपस में क्या है? इन फेज है फिर। सो सर्किट बिल्कुल कैसा है? सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, तो सर्किट बिल्कुल रेजिस्टिव सर्किट है। नेक्स्ट, द करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। लो जी, हमने देखा कि ये तो दोनों खत्म हो गई, सिर्फ यही रेजिस्टेंस थी, तो जिधर रेजिस्टेंस होती है उधर ही वोल्टेज होता है, तो ये क्या था? वी आर था। सो वी आर था, वी के लोअर पावर में है बेसिकली ये आर। सो ये क्या है? करंट और ये है वोल्टेज। सो देखें, वोल्टेज और करंट दोनों आपस में इन फेज है, और अगर इन फेज हो तो एंगल दोनों में क्या बनता है? जीरो। सो पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ पे हम एंगल जीरो लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? 1। सो इट मींस hence power factor is 1, so power dissipation will also becomes maximum. Next, at resonance voltage drop across inductor, कि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज मच ग्रेटर देन द अप्लाइड वोल्टेज। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम रेजोनेंस कंडीशन पे लेके आते हैं सर्किट को, तो सर्किट की रेजिस्टेंस बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। हम जो अप्लाइड वोल्टेज दे रहे होते हैं वो उस टाइम पे उसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है उन तीनों वोल्टेज पे। तो अब देखें, दो तो वो वहां पे जीरो हो जाते हैं, दो रेजिस्टेंस जीरो हो जाती हैं, रेजिस्टेंस सिर्फ एक ही होती है, तो इट मींस वहां पे पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाता है। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, एट रेजोनेंस द करंट थ्रू द सर्किट इज मैक्सिमम। डेफिनेटली बात है कि जब ये रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगी, दो रेजिस्टेंस ही खत्म हो गई, तो रुकावट खत्म हो गई, तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। सो एट रेजोनेंस कंडीशन द करंट विल बी मैक्सिमम, और इसका करंट का टाइम के साथ ग्राफ भी हम देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा? करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है। ये फ्रीक्वेंसी और करंट के दरमियान ग्राफ ड्रा किया गया, तो ये बिल्कुल जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पहुंची उस टाइम पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस कम से कम हो जाती है। और जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना शुरू हुई दोबारा से फ्रीक्वेंसी, तो फिर सर्किट की रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो गई, तो करंट डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो ये बनेगा कुछ इसका ग्राफ, करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। ये था RLC सीरीज सर्किट। उम्मीद है आप सब अच्छे से समझ चुके हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज।